अच्छा, आज ना हमारा जो टॉपिक है वो है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस कंबस्शन एनालिसिस इससे पहले हमने ना एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के कुछ स्टेप्स पढ़े। उसमें क्या होता है कि अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो जाता है, लेकिन वो तब आपके लिए बेहतरीन रहता है जब आपको मैथ्स ऑफ एलिमेंट दिया हुआ हो और मैथ्स ऑफ कंपाउंड दिया हो। अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ कंपाउंड का बताया हुआ है, आपके पास कंपाउंड है और आपको कहा जाता है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल कर दें, उसका मैथ्स नहीं बताया हुआ, वो जस्ट आप कहते हैं ये आपको कंपाउंड है, इसमें एलिमेंट फ़लाँ फ़लाँ एलिमेंट हैं, आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल दें, तो उसके लिए ना कंबस्शन एनालिसिस है टेक्निक। इस टेक्निक के ज़रिए हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो इसका बेसिक जो पर्पज़ है ना वो परसेंटेज निकालना है, क्योंकि परसेंटेज जब आती है तो फिर आप नंबर ऑफ़ ग्राम एटम निकाल सकते हैं, फिर उनकी एटॉमिक रेशोज़ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि परसेंटेज निकालना। इसका काम ये है कंबस्शन एनालिसिस का। तो जब आपके पास परसेंटेज आ जाएगी भी तो फिर जाहिर है एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। डेफिनेशन हम लिखते हैं, करना कैसे होता है। द टेक्निक द एनालिसिस, तजज़िया एनालिसिस विच इज़ यूज्ड, जो किया जाता है, विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिमेंट, अमाउंट ऑफ एलिमेंट की मिकदार मालूम करने के लिए इन द कंपाउंड का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम पता लगाना चाह रहे हैं कि एलिमेंट की मिकदार कितनी। ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय बर्निंग, जलाकर, बाय बर्निंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। हम मालूम करना चाह रहे हैं कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कराते हैं, जलाते हैं, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। याद रखें, बर्निंग का जो प्रोसेस है कंबस्चन, वो ऐसा नहीं होता, जब तक ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते तो वो कंबस्चन नहीं होगी। कंबस्चन प्रोसेस होता ही वही है, कोई भी शे है, आप उसको ना, सब्सटेंस है कोई भी, उसको आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट है ना, एक प्रोडक्ट लाजमी CO2 होना चाहिए। कंबस्चन प्रोसेस उसको बोलते हैं कि कोई भी चीज़ आपने ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न की और एक प्रोडक्ट CO2 हासिल हो, कंबस्चन प्रोसेस। तो नाम से ज़ाहिर है कंबस्चन एनालिसिस, हम कंबस्चन कराएंगे, फिर तज्ज़िया करेंगे और हम उन एलिमेंट्स की अमाउंट्स पता कर लेंगे, कितनी मिकदार में एलिमेंट्स मौजूद हैं। कैसे किया जाता है वो भी हम डिस्कस करते हैं, इसकी वर्किंग। उससे पहले ना इसकी हम देखते हैं कि सोल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। सोल प्रोडक्ट्स, बुनियादी प्रोडक्ट्स कौन सी हासिल होती हैं इससे। सोल का मतलब होता है मेन, बुनियादी, कि हम जब ये प्रोसेस करेंगे तो हमें नताइज में कौन सी चीज़ें मिलती हैं। वाटर एंड H2O, वाटर एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आर दी सोल प्रोडक्ट ऑफ, सोल प्रोडक्ट, सोल का मतलब होता है मेन, बुनियादी, मेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्चन एनालिसिस। कंबस्चन एनालिसिस की जो बुनियादी प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन सी हासिल होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है और वाटर हासिल होता है। ये दो बुनियादी प्रोडक्ट हमें मिलेंगे जब हम ये टेक्निक करेंगे, ये तज्ज़िया करेंगे। कैसे किया जाता है, इसकी 3 ट्यूब्स हैं, इसके अंदर 3 ट्यूब्स। ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2, दूसरी ट्यूब यहाँ पे, टोटल 3 ट्यूब्स होती हैं। देखो यहाँ पर ये तीसरी ट्यूब है,
टोटल 3 ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। और इनका आपस में तीनों का ना आपस में इस तरह से कनेक्शन है, यानी आप इधर से जो भी प्रोडक्ट आपने इसको प्रोवाइड की है इसके नतीजे में आगे ये चलता जाएगा इस तरह से। अब सबसे पहले क्या है, ये 3 ट्यूब्स हैं, 3 ट्यूब्स बनी हुई हैं। इस पहली ट्यूब के अंदर ना आपने सैंपल को रखना है। आपको कोई किसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया और आपको कहता है कि इसका ना एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के दें, तो आप क्या करेंगे, उसकी नाउन अमाउंट रखेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने क्या करना है कि जो आपको सैंपल मिला है उस सैंपल में थोड़ी सी मिकदार आपने यहाँ पर रख देनी है। अब जो मिकदार आप लेंगे ना उसका वेट कर लेंगे, पहले से नाउन अमाउंट में लेंगे, यानी उसकी मिकदार पहले मालूम करेंगे फिर यहाँ पर रख देंगे। अच्छा, इस पूरी ट्यूब को ना आपने रखना है कहाँ पर, फर्नेस में। ये फर्नेस होती है भट्टी, इस भट्टी के अंदर आप रख देंगे और यहाँ से आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है, O2। देखो हमने क्या किया है, 3 ट्यूब्स हैं। पहली ट्यूब के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मिकदार हमने पहले कैलकुलेट करके उसको हमने कंबस्टन ट्यूब में रख दिया। इसको कंबस्टन ट्यूब बोलते हैं। कंबस्टन ट्यूब को हमने फर्नेस के अंदर रख दिया। ये वाली जो ट्यूब है ना इसका नाम है कंबस्टन ट्यूब। कंबस्टन ट्यूब ये जलाने के लिए इस्तेमाल होती है, यहाँ पर बर्निंग होगी और इसको हम कह रहे हैं फर्नेस। ये भट्टी के अंदर हमने इसको रख दिया है। दिस ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन द फर्नेस। इस ट्यूब को आपने भट्टी के अंदर रख दिया। अ नाउन अमाउंट ऑफ सैंपल इज़ प्लेस्ड इन इट। आपने ना ऑर्गेनिक कंपाउंड मिकदार मालूम करके यहाँ पर रख देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे, इसको बिजली प्रोवाइड करेंगे। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग शुरू हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगा। जाहिर है जब बर्निंग होगी कंबस्टन में एक CO2 तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना कौन कौन सी चीज़ें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये जो कार्बन है वो किस में तब्दील हो जाता है, कार्बन CO2 में, ये हाइड्रोजन H2O में। ये 2 प्रोडक्ट बनेंगी, H2O और CO2। अब जी ये जो H2 और CO2 प्रोड्यूस हुए ये आगे मूव करना शुरू कर देंगे। अगली जो ट्यूब है ना इसको हम बोलते हैं H2O एब्जॉर्बर। H2O एब्जॉर्बर, इसका काम क्या है, यहाँ पर हमने रखा होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 ट्वाइस। क्या नाम है, मैग्नीशियम परक्लोरेट। ये क्या करेगा, आपने यहाँ पर रखा हुआ था मैग्नीशियम परक्लोरेट, इसका वेट आपने फ़र्ज़ के लिया हुआ 2 ग्राम। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 ने आगे जाना है। अब ये जो MgClO4 है इसकी ये खूबी है कि वाटर को जज़ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्बर है। ये पानी को गुजरने नहीं देगा आगे, पानी को यहीं पर रोक लेगा। फ़र्ज़ किया आपने 2 ग्राम मैग्नीशियम परक्लोरेट लिया था, अगर ये हो जाता 3 ग्राम तो इसका मतलब ये कि 1 ग्राम कहाँ से आया, वो वाटर है जो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। या फ़र्ज़ किया आपने 5 ग्राम मैग्नीशियम परक्लोरेट लिया है और आप चेक करते हैं बाद में जब CO2 और H2 यहाँ से गुजरते हैं, आप देखते हैं कि इसका मैस जो है ना अब 7 ग्राम हो गया। तो 2 ग्राम कहाँ से आया, वो वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है। इसको हम बोलते हैं H2O एब्जॉर्बर, वाटर जज़ब करता है। तीसरी जो ट्यूब है ना इसका नाम है CO2 एब्जॉर्बर। CO2 एब्जॉर्बर, इसके अंदर होता है 50% KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 50%। 2 बातें हैं यहाँ पर। अब देखो CO2 तो यहाँ पर, ये H2O तो यहाँ पर जज़ब हो गया, ठीक है, बाकी क्या बचा, CO2 आगे जाता है। CO2 को KOH जज़ब करना शुरू कर देता है, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसकी खूबी है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। अब सवाल ये बनता है कि इसको 50% क्यों रखा गया है और इसको KOH को हमने तीसरी ट्यूब के अंदर क्यों रखा है, हम इसको यहाँ पर क्यों नहीं रख सकते। 1-2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। एक तो वजह यह है कि KOH को तीसरे नंबर पर इसलिए रखा, अगर हम दूसरे नंबर पर रखते हैं ना तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वो वाटर को भी जज़ब कर लेगा और CO2, ये CO2 एब्जॉर्बर होने के साथ साथ ये वाटर एब्जॉर्बर भी है। ये पानी को भी जज़ब करता है, साथ में CO2 को भी जज़ब करता है। अगर दूसरे नंबर पे रखते तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर ब्लॉक कर देता, रोक देता। तो इसलिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को तीसरे नंबर पे रखा है कि CO2 आएगा फिर जज़ब करेगा। एक और बात, जो 50% क्यों रखा हुआ है, 50% से क्या मुराद है, आपने ना 50% से मुराद ये है कि इसके अंदर वाटर मौजूद है। आपने इसके अंदर 50% पानी लिया हुआ है और 50% क्या लिया हुआ है, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। 50% KOH से मुराद ये है कि आपने ना इसके अंदर आधा KOH डाला हुआ है, बाकी पानी है, वो यहाँ पर आपने रखा है, ठीक है, उसका सोल्यूशन बना के। अब
इसकी वजह यह है कि ये 50% KOH से मुराद ये है कि ये कम कंसनट्रेटेड हालत में नहीं है, डाइल्यूट हालत में है। कंसनट्रेटेड यानी कि ये अगर प्योर होता ना KOH यहाँ पर, तो ये क्या करता है, इस H2O को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, यहाँ से इसे निकाल लेता, यानी H2O जो यहाँ पर जज़ब हुआ पड़ा है ना, उसको भी अपनी तरफ खींच लेता, उसको एब्जॉर्ब कर लेता यहाँ दूर से भी। इसीलिए इसको 50% KOH हमने लिया है यहाँ पर, ताकि ये उसको वाटर को वहाँ से निकाल ना सके, इसमें से डिहाइड्रेशन इसकी ना कर सके। ठीक है, तो ये 3 ट्यूब्स होती हैं। देखो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड फ़र्ज़ किया लिया जी 10 ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस हमने मालूम कर लिया जी, इतना हमने मैस यहाँ पर रखा है। बर्निंग हुई ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यहाँ पर गया H2O जज़ब हुआ, CO2 जज़ब हुआ, बाकी कोई चीज़ बचती नहीं है, क्योंकि 2 ही चीज़ प्रोड्यूस हुई थी, वो दोनों एब्जॉर्ब करा दी हैं। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का परक्लोरेट को निकालेंगे, इसका वेट जितना पहले था देखेंगे कितना इजाफा हुआ है, हमें पता चल जाएगा कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है। इसी तरह CO2 का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर की हम ये बातें लिखते हैं जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन की हैं। प्रोसीजर में क्या है, मैंने ये कहा कि जो हम नॉन अमाउंट लेते हैं सैंपल की जितनी मिकदार हमें पता होती है उसको वेट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर रखते होते हैं। अ नाउन अमाउंट ऑफ सैंपल इज़ प्लेस्ड, उसको रखा गया है, रखते हैं, प्लेस्ड इन दी कंबस्शन ट्यूब में रखते हैं। ठीक है, कंबस्शन ट्यूब, दिस ट्यूब इज़ प्लेस्ड, ये जो ट्यूब है कंबस्शन ट्यूब इज़ प्लेस्ड, इसको रखा गया है इन फर्नेस, भट्टी के अंदर। ठीक है, भट्टी में रखा गया है, हम इसको सैंपल हमने यहाँ पर रखा और इसको हमने फर्नेस में रख दिया। ठीक है, उसके बाद द सैंपल या ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ बर्न्ड, इसको जलाया जाता है। कैसे जलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम इसको जलाते हैं। ऐसा हुआ कभी सिलेंडर के अंदर आग लग गई हो, खुद ब खुद जाके पाइप के ज़रिए वहाँ पर गैस आ रहा होता है, उसमें से हम उसको जला रहे होते हैं चूल्हे पे, तो वो गैस अंदर क्यों नहीं जाती, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं है, आग वहाँ पर नहीं लगती, अंदर आग तो बाहर ही लगती है सिर्फ सिलेंडर के, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर मौजूद है। और ये अल्लाह ताला ने ना नाइट्रोजन रखी हुई है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन कितनी है भला, 78% है, ऑक्सीजन हालांकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने नाइट्रोजन इसलिए रखी हुई है कि जो अगर सारी ऑक्सीजन होती ना तो फिर तो आग लग जाती हर जगह। ऑक्सीजन जो है ना बर्निंग प्रोसेस में यूज़ होती है, नाइट्रोजन ने कंट्रोल करके रखा हुआ है बर्निंग के प्रोसेस को, जलने के अमल को रोकती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जलने के अमल को बढ़ाती है। अच्छा दी, अब इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है ना, कार्बन इज़ चेंज्ड, तब्दील हो जाएगा इनटू CO2। देखो आपने ऑक्सीजन दी, यहाँ पर जो कार्बन था वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देगा, CO2। एंड हाइड्रोजन जो है इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में इज़ कन्वर्टेड इनटू H2O, ये H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसीजर में 3-4 बातें मैंने लिखी हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा ट्यूब के अंदर, ट्यूब को हमने फर्नेस में रखा, उसमें जो कार्बन था वो CO2 में तब्दील हो गया, हाइड्रोजन उसमें H2O में तब्दील हो गया। चलें जी, अब हम एब्जॉर्बर की बात करते हैं। पहला एब्जॉर्बर कौन सा था, H2O एब्जॉर्बर। पहला जो एब्जॉर्बर है वो कौन सा है, H2O एब्जॉर्बर। नेक्स्ट टू दी कंबस्शन ट्यूब के आगे, नेक्स्ट टू दी कंबस्शन ट्यूब के आगे देयर इज ए H2O एब्जॉर्बर। आगे H2O एब्जॉर्बर होता है, उसमें क्या होता है भला, इट कंटेन्स, ये रखता है, कंटेन्स दी मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 ट्वाइस। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स दी वाटर, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब्स दी वाटर को जज़ब कर लेता है। सही है, दो लाइनें हम इसके बारे में लिखेंगे। हमने किसके बारे में लिखा है, H2O एब्जॉर्बर के बारे में। H2O एब्जॉर्बर जो है ना नेक्स्ट ही मौजूद होता है, कंबस्शन ट्यूब के आगे ही क्या मौजूद होता है, H2O एब्जॉर्बर। ये क्या करता है,
मैग्नीशियम का, इसके अंदर मैग्नीशियम परक्लोरेट होती है और ये क्या करता है, वाटर को जज़ब कर लेता है। अगला एब्जॉर्बर कौन सा है, CO2 एब्जॉर्बर, CO2 एब्जॉर्बर। चलें जी, इसके बारे में वैसे ही नेक्स्ट टू दी H2O एब्जॉर्बर, H2O एब्जॉर्बर से आगे क्या होता है, CO2 एब्जॉर्बर। नेक्स्ट टू दी H2O एब्जॉर्बर, H2O एब्जॉर्बर से देयर इज CO2 एब्जॉर्बर। आगे CO2 एब्जॉर्बर होता है, इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स 50% KOH, 50% KOH होता है। और ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स CO2 को एब्जॉर्ब करता है। समझ आ गई बात। चलें जी, दो एब्जॉर्बर के बारे में हमने कहा है कि एक H2O एब्जॉर्बर और दूसरा CO2 एब्जॉर्बर। अब इनकी अमाउंट हमने पहले से मालूम की होती है, मैग्नीशियम परक्लोरेट की और KOH की, कि कितनी मिकदार में मौजूद हैं। फिर इनमें जो वज़न में इजाफा होता है वो हम पता लगा लेते हैं। अब हमने निकालने परसेंटेज कैसे निकलेगी, परसेंटेज निकालने का तरीकाकार देखो, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए फार्मूले हैं। आपने परसेंटेज निकालनी है कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। वो परसेंटेज जब आ जाएंगी फिर एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। आगे दो स्टेप और करने पड़ेंगे आपको, एक नंबर ऑफ ग्राम एटम और एटॉमिक रेशो वाला। तो परसेंटेज ऑफ, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन, आप कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखो, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब हुआ है, तो मैस ऑफ CO2 जो इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा, आपने पहले लिया जी KOH 2 ग्राम, बाद में उसका मैस हो गया 4 ग्राम। इसका मतलब 2 ग्राम क्या है, उसके अंदर CO2 है ना, तो CO2 का हमें पता लग जाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, मैस ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। मैस ऑफ कंपाउंड कौन सा, जो आपने शुरू में लिया था। देखो, आपने यहाँ पर सैंपल लिया 10 ग्राम या 5 ग्राम सैंपल जो लिया था, वो मैस ऑफ कंपाउंड है। मल्टीप्लाई 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 12 कहाँ से आ गया, 44 कहाँ से आ गया। CO2 को देखो ज़रा, कार्बन का मैस कितना होता है 12, और CO2 का मोलर मैस कितना होता है 44। तो मैंने यहाँ पर लिखा है वो, इससे परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी आपके पास। अगला काम क्या होता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, मैस ऑफ H2O, क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन है। मैस ऑफ H2O, मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप कहेंगे 2.016 कहाँ से आ गया। ये असल में एक हाइड्रोजन होता है ना, देखो H2O है ना, एक हाइड्रोजन होता है 1.008, दो को मिलाएंगे तो फिर 2.016, और मोलर मैस कितना होता है वाटर का 18, तो इसलिए मैंने ये लिखा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 2 परसेंटेज निकल गई आपके पास। तीसरी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन की 2 परसेंटेज। आपने देखो CO2 एब्जॉर्ब हुआ, आपने कार्बन की परसेंटेज निकाल ली। H2O एब्जॉर्ब हुआ, हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन की ऐसे निकलेगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज अगर हमने निकालनी है ना, क्योंकि ऑक्सीजन एक बाहर से भी आ रहा है, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है, दूसरा यहाँ से भी ऑक्सीजन आ रहा है। इससे डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको पता नहीं चलेगा कि कितना ऑक्सीजन बाहर से आया, कितना इसके अंदर शामिल था। तो इससे परसेंटेज पे मसला बनेगा। हम आसान सा तरीका यूज़ करते हैं डिफरेंस मेथड का। डिफरेंस मेथड क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड 100% है, उसमें से 40% कार्बन है, 30% उसमें हाइड्रोजन है, तो बाकी ऑक्सीजन कितना बचा, फिर 30% बचा ना। इस तरह से हम ना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों परसेंटेजेस को जमा करो, 100 में से नफ़ी कर दो। इस तरह से आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी आ जाएगी। देखो, तीनों परसेंटेज आ जाएंगी आपके पास, कार्बन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की। जब तीनों परसेंटेज आप निकाल लेंगे तो फिर आप ये बताएं एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना कोई मसला तो नहीं होगा ना। तो परसेंटेज आसानी से निकल जाएगी, उससे फिर एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ तक ये टॉपिक है कंप्लीट, ये चीज़ें इसमें आ गई हैं। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है।